अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे लेक्चर 39 2 जुलाई 2020। जी मैंने होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन करने के लिए जिसको मुकम्मल कीजिएगा। तो जी बताइए किसने मुकम्मल किया, क्या आंसर निकाला है? सर मेरा 78,886 आंसर आया है। अच्छा, मैं साथ साथ नोट करता जाता हूँ। ये आंसर 78,856 नहीं स्टूडेंट सर 86 है। 86 ओके, 8886। यस सर। ये बाकी और कोई स्टूडेंट जिसने किया हो? जी अमान वहीद, मायरा सुहेल। सर 39086 086 जी अफकार आप कुछ कह रहे थे? सर मेरा 63,936 है। 68,000 समथिंग ओके चले 63,000 समथिंग चले। और कोई और किसी ने किया? अच्छा मैंने अभी बैठे जी वाइस आपने किया? 78,886 ही आया है। अच्छा जी अच्छा, ये मैंने अभी किया है और मेरा आंसर आ रहा है 39,086। बस ऐसे जल्दी में मैंने प्लस माइनस किया, गलत भी हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 39,086। ये किसने बताया था 39,086? ये तो ठीक लग रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें एक बैलेंस दिया हुआ है और वो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। तो मैं पहले बीआरएस से स्टार्ट लेता हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। और ये क्वेश्चन नंबर है मेरा 3NN। अच्छा इस बीआरएस में देखें तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 50,340 फेवरेबल है। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस अब इस तरह मैं मुख्तसर लिखूंगा, एक दफा फॉर्मेट आपको बता दिया हुआ है। 50,350 आई थिंक 340 और ये फेवरेबल बैलेंस है तो ये प्लस में आएगा और ये वैसे नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो रेड कलर में मैंने की थी ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है उससे रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन से। चेक्स ऑफ 73,500 were issued during the month of December 15 but the check of rupees 65,500 were presented into the bank for payment। यानी इसमें 65,500 के जो चेक्स हैं वो आपने प्रेजेंट कर दिए हैं। इसका मतलब 8,000 के चेक आपने प्रेजेंट नहीं किए, तो अनप्रेजेंटेड यहाँ पर बनते हैं 8,000। लेकिन अगली ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें 2,000 का एक चेक है जो टाइम पार हो चुका है और वो अबव अनप्रेजेंटेड चेक्स में शामिल है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो 8,000 में से ये 2,000 वाला चेक भी माइनस कर दो तो 6,000 आता है अनप्रेजेंटेड चेक्स UNP। और ये चूंकि पेमेंट चेक्स हैं ये माइनस में आएंगे 6,000। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी चेक ऑफ 14,100 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट स्टिल नॉट क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड चेक्स। और अनक्रेडिटेड चेक्स आ रहे हैं मेरे पास 14,100 के। अब इसको प्लस माइनस करो, क्या आंसर आता है जी? सर 58,440 58,440। और ये जो बैलेंस आ रहा है इसके सामने हम लिखेंगे बैलेंस एज पर
कैश बुक और ये डेबिट होगा, फेवरेबल है ना, तो डेबिट होगा। सर जी जी, इसमें पर्सनल अकाउंट जो है वो माइनस नहीं करेंगे? हाँ उसको मैंने आपको कल, हाँ मैं कल बता रहा था कि इसमें दो मेथड होते हैं। ये जो पर्सनल अकाउंट वाला है, इसको एग्जामिनर ने दोनों लिया हुआ है। देखें, एक तो ये भी हो सकता है कि चेक जो है कंपनी पर्सनल सेक्रेटरी अकाउंट से रिलेट करता है, गलती से बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है, तो ये गलती से बैंक भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, दोनों जगह ले सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में ना वहाँ ले रहा हूँ उसको एडजस्टेड में, लेकिन आंसर में फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ लिया तो ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं जी कैश बुक, जिसको रिवाइज कैश बुक कहते हैं। अच्छा, ये जो 58,440 का जो बैलेंस आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग से मतलब ये एडजस्टेड बैलेंस है, और मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए। मुझे नहीं पता कि डेबिट आएगा या क्रेडिट, तो एक लाइन में छोड़ के स्टार्ट करूंगा। आप ट्रांजैक्शन में आते हैं, पहले मैं इसी की तरफ आता हूँ। चेक ऑफ ₹2000 वाज टाइम बार, ये टाइम बार चेक हो गया। टाइम बार का मतलब ये रिवर्स करना है। अच्छा, ये रिसीट चेक है या पेमेंट चेक है, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो लिख रहा है कि अनप्रेजेंटेड में शामिल है, तो इसका मतलब ये पेमेंट चेक है। तो पेमेंट चेक जब वापस आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम बार चेक, and this is amount is 2000. Then cash payment of 2500 was wrongly entered in bank book. देखो, ये तो कैश पेमेंट थी, ये तो बैंक बुक में आनी नहीं चाहिए थी। वो यानी बैंक बुक में तो आती है जो चेक पेमेंट हो, तो ये गलती से आ गई है और ये पेमेंट साइट पे रिकॉर्ड हो गई है। इसको रिवर्स कर दो, ये बैंक बुक में आनी नहीं चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर कैश लिखकर 2500 डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये पेमेंट थी, आपने क्रेडिट कर दी हुई है और ये क्रेडिट होनी नहीं चाहिए थी। यानी इस बुक से ये रिलेट ही नहीं करती थी, ये रिलेट करती थी कैश बुक से, ठीक है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 9900 रिलेटिंग टू सेक्रेटरी पर्सनल अकाउंट वाज रॉन्गली डिपॉजिटेड इन द कंपनी अकाउंट। ये गलती से कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, हालांकि ये कंपनी की रकम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा, सेक्रेटरी चेक। सर आप एक एंट्री छोड़ गए हैं इससे पहली वाली। छोड़ गया हूँ? यस सर, ओके, 4000 वाली। चले मैं इसके बाद कर लेता हूँ। नेक्स्ट आइएगा, ये वाली से बैक पे, रिसीट ऑफ 4000 वाज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक बुक। रिसीट थी, रिसीट किस साइड पे आती है जी? एनी स्टूडेंट? डेबिट साइड पे, साइड पे। ठीक है। और आपने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो इसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ये रिसीट थी और कितनी अमाउंट से डेबिट करूं? 8000। 8 से। ये डबल हो गई, यानी जो आपकी साइड चेंज कर लेती है वो डबल हो गई। देन इन द company's book, check number so and so was recorded less by 2000। अच्छा, अब ये चेक जो कम रिकॉर्ड किया, ये रिसीट चेक है या पेमेंट चेक है, कैसे पता लगेगा ये? सर पेमेंट चेक है, क्योंकि वो बुक नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है। और ये कंपनी का चेक है ना, कंपनी का अपना, तो इससे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये पेमेंट चेक है। तो पेमेंट चेक कम रिकॉर्ड हुआ, तो क्रेडिट साइड पे 2000 पेमेंट अंडरस्टेट हुई है। नेक्स्ट, check for ₹188,8859 deposited into the bank। ये आपने बैंक में जमा तो करा दिया, was recorded in cash book for 18895, लेकिन ये कैश बुक में 18895 जो है वो रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, अब देखो, ये डिपॉजिट है, डिपॉजिट होने की डेबिट साइड होती है और डेबिट साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 18859। आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दी 18895, ट्रांसपोज एरर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। तो ये डिपॉजिट ओवरस्टेट हो गया बाय 36। Then telegraphic remittance of 10,000 was not recorded in the company's cash book। Remittance वो होती है जो पेमेंट हमें रिसीव हो। टेलीग्राफिक अब जैसे आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन रेमिटेंस है जो 10,000 आई है और हमने कंपनी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो ये रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये बेशक मैं डेटर्स लिख सकता हूँ क्योंकि अक्सर ये पेमेंट डेटर से आती है।
10,000. Next, demand draft issued for 7560 to supplier was not entered in cash book. अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? एक तो होता है आपने पढ़ा लफ्ज चेक, ठीक है। चेक, अगर मैं किसी को पास कोई चीज खरीदता हूँ, उसको कहता हूँ भाई आप मुझसे चेक ले लो, तो वो शायद इस पे एतराज करें कि मैं चेक नहीं लेता। रीजन क्या है कि चेक डिसऑनर भी हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज है जो डिसऑनर नहीं होती। आप ये बैंक, अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है और सिक्योर पेमेंट करनी है ताकि उसको कॉन्फिडेंस रहे, तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेते हो बैंक से। डिमांड ड्राफ्ट में आप पेमेंट एडवांस में कर देते हो बैंक, यानी आप उसी वक्त आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। आपने डिमांड ड्राफ्ट ले लिया, अब आप जिसको भी पार्टी को दोगे वो कभी इनकार नहीं करेगा इसको, क्योंकि उसको पता है कि ये डिसऑनर नहीं हो सकता। तो ये डिमांड ड्राफ्ट इशू हुआ, सप्लायर को आपने इशू किया, पेमेंट की, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुई, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख दें 7560। उसके बाद डेबिट एडवाइसेस इशूड बाय बैंक। बैंक जो डेबिट एडवाइस इशू करता है वो हमारी पेमेंट होती है। रिलेटिंग टू बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 एंड डायरेक्ट डेबिट ऑफ 3350 वर रिसीव्ड आफ्टर 30th December 2015। ये दोनों आपने रिकॉर्ड नहीं की। एक तो बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए 100, और ये कैसे पता लगेगा कि कैसे मैं जज करूंगा कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो लिख रहा है आफ्टर 30 सितंबर, 30 दिसंबर तक ये रिकॉर्ड, ये हमें रिसीव ही नहीं हुई थी। हमें पता ही नहीं था कि बैंक ने चार्जेस काटे या बैंक ने डायरेक्ट डेबिट की है, और डायरेक्ट डेबिट 3350। अच्छा, जब मैं सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अब मैं इस बैलेंस को लेकर आता हूँ जो यहाँ हमने कैलकुलेट किया था 55,58440। ये चूंकि डेबिट बैलेंस और क्लोजिंग पे लिखना है, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। अब जरा इसको बैलेंस करते हैं। इसकी ऑब्वियसली क्रेडिट साइड काफी बड़ी नजर आ रही है, 58,000 की अमाउंट इटसेल्फ काफी बड़ी है, तो ये आ जाएगा 9,900 प्लस 2,000 प्लस 36 प्लस 7560 100 3350 और 58,440। ये मेरे पास आ रहा है 81,386। अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं 4500, 18,000, ये 58,886 आ रहा है। कैसे फर्क आ गया? -39,086। Check of 19 relative company secretary was wrongly deposited into the company account। ठीक है, इसको ना यहां से काटें, इसको यहां ही लो, ठीक है। तो यहां लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब वहां लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 58,440 माइनस 9,900, ये आ जाएगा 48। जब इसको करेक्ट करोगे तो 48,540 की अमाउंट आएगी। आप इससे कैलकुलेशन करें, 48,540 प्लस 3350 प्लस 100 7560 2036 और माइनस 18,000 22,500, तो ये 39,860 का। ये सर एक क्वेश्चन था। जी सर इसमें जो लास्ट एंट्री थी ये डायरेक्ट डेबिट वाली, सर इसमें तो वो लिखा हुआ है कि इट इज रिसीव्ड आफ्टर द डेट जिसके ऊपर हम लोग वो कंपाइल कर रहे हैं, तो सर वो क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? हम 30 दिसंबर के बाद रिसीव हो रही है वो हमें। आखिरी एंट्री जो है, मुझे आपकी पूरी बात नहीं समझ आ सकी, दोबारा बोलिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ना जो लास्ट एंट्री है ना, डेबिट एडवाइसेस इशूड बाय बैंक रिलेटेड टू बैंक चार्जेस, सर वो रिसीव हुई है 30 दिसंबर 2015 के बाद, तो सर वो हाँ जी, हम मतलब इंक्लूड क्यों करें? वो तो एक्सक्लूड नहीं होनी चाहिए।
अच्छा ठीक है, देखो जो 30 दिसंबर 2015 के बाद रिसीव हो रही है, लेकिन रिलेट तो 2015 दिसंबर से करती है ना। यस सर। ठीक है, आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे होते हो, जो इस साल से रिलेट करती है वो इसी साल में रिकॉर्ड होगी। ओके सर। ठीक है, और Excuse दूसरी me, सर बात एक और जी प्लीज क्वेश्चन कीजिए। सर ये एक एंट्री बता दें, ये जो डिपॉजिटेड वाली एंट्री है, ये दोबारा समझा दें कि कैसे होगी। अ चेक ऑफ 1885 859,000 वाली। 1859 वाली दिस वन। यस सर। ओके, अच्छा दूसरी चीज, मैं इसका आंसर देने से पहले जरा वहीं पर आता हूँ। ये जो आपने क्वेश्चन किया था ना कि आफ्टर 30 दिसंबर रिसीव हो रहा है तो क्यों ले रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है। ठीक है, और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो अगर हमें 30 दिसंबर के बाद भी आ रही है ना, तो रिकनसाइल करने के लिए हमें 31 दिसंबर में ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो अप्रूवल कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा अप्लाई हो सके। अब यहाँ देखिएगा, एक चेक था 18859 का, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। पहले इतने हिस्से को देखो, जब आप चेक डिपॉजिट करवाते हो तो किस साइड पे आता है आपका, डेबिट साइड पे आता है। आपका चेक था 18859 का, ये जो मैंने अमाउंट लिखी है दैट इज करेक्ट वैल्यू, यानी ये रिकॉर्ड होना चाहिए था। अब हुआ क्या है, वो लिखता है वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक 18859, जबकि हमने जो रिकॉर्ड कर दिया वो 18895 से है, यानी ये रॉन्ग है। अब आप जरा गौर से देखिएगा कि डेबिट साइड पे मुझे लिखना चाहिए था 18859, लिख दिया 18895, तो ज्यादा लिख दिया। जितना ज्यादा लिखा है ना वो क्रेडिट कर दूंगा, रिवर्स करूंगा। अब इसमें से जब क्रेडिट करूंगा तो नेचुरली माइनस होगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। इस क्वेश्चन में ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं या 39086 करेक्ट है? आवाज नहीं आई आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी हमने आंसर निकाले हैं सर, इसमें 39086 करेक्ट है या दोनों आंसर्स करेक्ट हैं? नहीं 39086 आंसर है, क्योंकि इसमें मतलब दूसरा बैलेंस दिया नहीं हुआ ना। तो मतलब ठीक है, सर वो जो 9900 वाली ट्रांजैक्शन है वो बैंक का एरर हम कंसीडर करेंगे? हाँ बैंक एरर ली है इसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिएगा, अब मैं आपसे पूछूंगा अगेन। अब इसमें दोनों बैलेंस दिए हुए हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लीज कॉपी अगर पास रखें ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों बैलेंस गिवन है आपके पास, और ना इसके साथ लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट, ना इसके साथ लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट। तो मुझे बताइएगा, जिससे सवाल करता हूँ वो जवाब दे दें। जी अफकारुल हक, आप ही बताइएगा कि ये जो अमाउंट है 6000 की कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का 9000 का जो 9900 का बैलेंस है, ये डेबिट होगा या क्रेडिट? सर ये फेवरेबल है तो क्रेडिट होगा। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होगा और कैश बुक का डेबिट होगा। डेबिट होगा सर। जी बिल्कुल, ये दोनों फेवरेबल हैं, इसलिए ये दोनों जो है एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। अच्छा उसके बाद आप इसमें से नॉन एडजस्टेबल आइडेंटिफाई करनी है, तो अनक्रेडिटेड चेक्स बताइएगा कि एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल सर नॉन, ठीक हो गया, ये नॉन एडजस्टेबल हो गया। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक रिकॉर्डिंग ट्वाइस इन कैश बुक, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल, वेरी गुड। उसके बाद चेक्स इशूड बाय मिस्टर उस्मान डिसऑनर्ड 1500, एडजस्टेबल सर। एडजस्टेबल। उसके बाद आ रहा है अनप्रेजेंटेड चेक्स 2000, एडजस्टेबल। ये नॉन एडजस्टेबल है। चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एडजस्टेबल। ठीक है। क्लब ड्यूज ऑफ मिस्टर उस्मान पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सर एडजस्टेबल। एडजस्टेबल। और आखिरी बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एडजस्टेबल। तो ये बड़ा क्लियर हो गया इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें सिर्फ दो अमाउंट ऐसी हैं जो नॉन एडजस्टेबल है, यानी दो अमाउंट ऐसी है जो बीआरएस से रिलेट करेंगी। बाकी सारी की सारी अमाउंट जो है 5 ट्रांजैक्शन जो बाकी नजर आ रही हैं मुझे, वो सारी की सारी कैश बुक में आएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट।
तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लेकर आते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 6000 ये बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आएगा। अभी आपने बताया, ये मैं डेबिट साइड पे लिखता हूँ बैलेंस BD, एंड दिस बैलेंस इज ₹6000। उसके बाद ये तो बैंक स्टेटमेंट का, ये तो BRS में आएगा। अभी यहाँ अब सारे के सारे मैंने वो आइटम लेनी है जो कैश बुक को इफेक्ट करती हैं। सो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बड़े ध्यान से एंट्री देखनी है और मुझे बताना है कि इसको क्या करूं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। सर इसको डेबिट करेंगे 500 से। डेबिट करूंगा 500 से, बिल्कुल ठीक है। अब ये जरा देखिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमने क्रेडिट किया, लेकिन वो लिख रहा है रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 मरतबा रिकॉर्ड कर दिया। पहली मरतबा जो रिकॉर्ड किया वो तो ठीक है, ये जो सेकंड टाइम रिकॉर्ड किया ये गलत रिकॉर्ड हुआ, इसको रिवर्स करोगे और ये डेबिट हो जाएगा। ये बैंक चार्जेस 2 मरतबा रिकॉर्ड हो गए, इसको डबल नहीं कर देना प्लीज। ये बैंक चार्जेस को मैं यहाँ पर डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 मरतबा रिकॉर्ड हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, चेक्स इशूड बाय मिस्टर उस्मान डिसऑनर्ड 1500। जी बताइए किस साइड पे आएगा? डेबिट होगा। डेबिट होगा, क्योंकि बड़ा क्लियर लिखा हुआ है चेक इशूड बाय मिस्टर उस्मान। जब कोई चेक आप इशू करते हो, चेक जब इशू करते हैं तो किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पे। आपने चेक इशू किया था पहले 1500 का, ये इशू हो चुका है, लेकिन अब ये डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो रिवर्स करूंगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इसको भी डेबिट करेंगे। और चेक इशूड है किसको दिया हुआ है ये नहीं लिखा हुआ, तो हम क्रेडिटर्स ही लिखते हैं। तो एक जो पेमेंट करते हैं वो आमतौर पे क्रेडिटर्स को ही करते हैं। 1500। देन नंबर 6 तो आपका BRS में आएगा। चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक चेक बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जमा कराया था हमने, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो किस साइड पे लिखूं? डेबिट साइड। डेबिट साइड की, कैश बुक की डेबिट साइड पे, क्योंकि ये रिसीट चेक है और रिसीट चेक आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये डेबिट साइड पे आएगा। डेटर्स, अभी सारी ट्रांजैक्शन आप देखो तो डेबिट साइड पे आ रही है और ये अमाउंट आएगी 1000। Next, club dues of Mr. Usman paid by bank under standing instruction not recorded in cash book ₹300. जी क्रेडिट साइड। डेबिट कर दूं 300 से? सर क्रेडिट साइड पे आएंगी। ये बेसिकली आपने पेमेंट की है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की क्लब ड्यूज है, तो ये क्लब ड्यूज बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिए हमारे अकाउंट से। अमाउंट है हमारे पास 300 की, ये क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वेरी सिंपल, किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। ये भी क्रेडिट साइड पे, तो बैंक चार्जेस लिखोगे एंड बैंक चार्जेस ₹200। अच्छा, अब ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस ले लेता हूं। अब डेबिट साइड को टोटल करें तो 6000 और ये 2008 और 9000। 9000 में से 500 हमने लेस कर दिए, तो आंसर जो आ रहा है मेरे पास रिवाइज कैश बुक का वो 8500 आ रहा है। अब रिवाइज कैश बुक के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
और ये भी फेवरेबल बैलेंस है, तो प्लस में लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट which is equal to 9900 9000 9 ये क्रेडिट बैलेंस है और फेवरेबल है, ये इसने प्लस में लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद दो ही अमाउंट है, एक अनक्रेडिटेड चेक्स, क्योंकि ये रिसीट चेक होते हैं, ये ऐड होंगे। अनक्रेडिटेड चेक्स बेशक यहाँ लिख दो प्लस माइनस अनक्रेडिटेड चेक्स, ये ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, ये प्लस माइनस लिखना जरूरी नहीं है। अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो हमारे 600 है, ठीक है, ये 600 की अमाउंट यहाँ आ गई। अब इसको प्लस किया तो ये बन गया 10,500 और उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 2000, ये पेमेंट चेक्स हैं, ये माइनस होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स 2000, ये 2000 जब मैं माइनस करूंगा इसमें से तो आंसर 8500 आएगा, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है ऊपर आंसर के। और ये चूंकि प्लस में आ रहा है तो ये फेवरेबल बैलेंस है और इसको मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का ये जो बैलेंस आ रहा है ये फेवरेबल है और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। ठीक हो गया जी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगा आपकी, ये तो इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, अब आइएगा जरा मेन क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना ये न्यूज, ये एक डिफरेंट स्टाइल का है। अब यहाँ से आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं, फ्रॉड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लें फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। कैशियर ऑफ मिस्टर असद हैड नॉट रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी फॉर नंबर ऑफ डेज and Mr. Asad suspects that fraud has been committed. The amounts appearing in his cash book and bank statement for the month of June and July 2010 respectively as follows. देखिए गौर से, आपको जो कैश बुक दी हुई है वो जून की है, ठीक है, और जो बैंक स्टेटमेंट दी हुई है वो जुलाई की डेटा में। नॉर्मली तो ये होता है कि कैश बुक भी जून की होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी जून की होनी चाहिए। एनईओ ने दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मिस्टर असद हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड, ये इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे हम बाद में, जरा आगे देखिएगा रिक्वायरमेंट। पहला तो वो कह रहे हैं एडजस्टेड बैलेंस निकाल दो कैश बुक का और फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पास कर दें। आफ्टर पासिंग द एडजस्टमेंट रेफर टू इन अबव और अमाउंट डिफॉल्टेड बाय द कैशियर। देखिए बेसिकली हमने फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई करना होता है बीआरएस में से, बिल्कुल सेम वही पैटर्न रखना है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। पहली चीज नंबर 1, आपने रिवाइज कैश बुक बनानी है, जैसे इस क्वेश्चन में भी मांगा हुआ है। रिवाइज कैश बुक से एक कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। फिर नंबर 2, आप बीआरएस बनाओगे, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को लोगे और उसको नॉन एडजस्टेबल आइटम जो है वो प्लस माइनस करके एक बैलेंस निकालोगे, वो भी रिवाइज कैश बुक का बैलेंस से टैली होना चाहिए। याद रखिएगा कि ये अब टैली नहीं करेगा, जितना डिफरेंस होगा वो अमाउंट ऑफ डिफॉल्टेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिज्म वही रहना है, लेकिन आपने बनानी जरा ध्यान से डिफॉल्टेशन। अच्छा, अब इसमें डाटा जरा डिफरेंट तरीके से दिया होगा। पहली चीज तो ये है कि मुझे ये जो दो चीजें दी हुई हैं, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, और ये दो डिफरेंट मंथ की हैं, ठीक है। इसमें से क्या चीज फाइंड करनी है ये भी देखना पड़ेगा। पहले इन इंफॉर्मेशन को पढ़ लें। वो लिख रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली and deposited in the bank on 29th June was dishonored. The check was returned by bank in the month of July. एक चेक आपने रिसीव किया था मिस्टर अली से और आपने डिपॉजिट करवाया था बैंक में 29 जून को। चेक करते हैं क्योंकि यहाँ अमाउंट वगैरह तो कहीं नहीं दी हुई ना, तो कैश बुक में जाना पड़ेगा।
कैश बुक में ये था कि ये देखिए 29 जून को अली से आपको एक कैश मिला था, 3000 रुपीज का चेक मिला था, ये डिसऑनर हो गया है, तो ये एडजस्टेबल है, ये कैश बुक में आएगा, ठीक है। नंबर 2, बैंक चार्जेस of rupees 690 which were erroneously charged by bank, which were wrongly charged by bank in June were reversed in July। यानी 690 के जो बैंक चार्जेस हैं वो बैंक ने गलती से चार्ज किए, ये बैंक ने गलती से चार्ज किए, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि बैंक ने इसको जुलाई में रिवर्स कर दिया। आप देख लेते हैं बैंक ने रिवर्स किया कि नहीं, ये देखिएगा ये बैंक स्टेटमेंट है जुलाई के महीने की और ये रिवर्सल नजर आ रही है 690, बैंक ने रिवर्स कर दिया हुआ है, लेकिन हमने गलती कहाँ की है वो देखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस कैश बुक में तो नहीं आ रहे आपके, ये देखिए आ रहे हैं 690, ये तो आने ही नहीं चाहिए थे, ये तो हमारे बैंक चार्जेस है ही नहीं, बैंक ने मिस्टेक की, हमने भी कर दी, ठीक है। तो इसको रिवर्स करो, ये नंबर 2 आएगी, इसको भी एडजस्टेड कैश बुक में हम रिवर्स करेंगे। Number 3, a check of rupees 5300 received on June 10 from Mr. Zulfikar was recorded on the credit side of cash book। चेक कीजिएगा, क्रेडिट साइड पे जुल्फकार का एक चेक आ रहा है 5300 का, वो कह रहा है कि ये चेक आपने रिसीव किया था। भाई रिसीव किया था तो ये डेबिट साइड पे आना चाहिए था, आपने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो लिहाजा इसको आप डेबिट करूंगा विद डबल अमाउंट revised cash book में। Number 4, a check issued in favor of Mr. Ijaz amounting to 5200 has been entered in the cash book as 2500। चेक करते हैं, ये इजाज को हमने एक चेक इशू किया था, ये असल में चेक था 5200 का, लेकिन आपने कैश बुक में गलती से इसको 25 लिख दिया, इसका मतलब पेमेंट साइड जो है वो 2700 रुपीज से कम रिकॉर्ड हुई, ठीक है जी। इसको ठीक करेंगे। उसके बाद आई थिंक नंबर 5, मार्कअप ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन June 30, 2010 अमाउंटिंग टू 2400। आपने मार्कअप चार्ज किया है, बैंक ने मार्कअप चार्ज किया 2500, क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है? आप देखिएगा यहाँ 2500, ये तो इजाज वाला चेक है, कोई नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसी तरह पेटी कैश पेमेंट टू मिस्टर खिजर वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये जो मिस्टर खिजर की अमाउंट आ रही है दिस, वो कह रहे जी कि आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, हालांकि ये पेटी कैश बुक में आना चाहिए, ठीक है। ये पेटी कैश पेमेंट है, ये यहाँ आनी ही नहीं चाहिए, तो इसको भी रिवर्स करेंगे। ये जितनी भी एडजस्टमेंट हमने देखी है सारी एडजस्टेबल है। अब रह गई नॉन एडजस्टेबल, तो नॉन एडजस्टेबल कैसे देखेंगे? अब ये बात खास तौर पे समझनी है। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? एनी चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो मैं किस महीने की कैलकुलेशन कर रहा हूँ? जून की, ठीक है। अब याद रखिएगा, हर वो चेक जो मैंने जून में इशू किया है, हर वो चेक जो मैंने जून में इशू किया है लेकिन जून में प्रेजेंट नहीं हुआ, वो अनप्रेजेंटेड है। अब मुझे कैसे पता लगेगा जून में प्रेजेंट नहीं हुआ? भाई ये बैंक स्टेटमेंट आपको जुलाई की क्यों दी हुई है? अगले महीने की। अब अगर एक जून का चेक ऐसा जो जुलाई में प्रेजेंट हो रहा है, जून का चेक जुलाई में प्रेजेंट हो रहा है, तो ये तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जून का चेक जून में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक था, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आप मुझे एक एक चेक देखना पड़ेगा। ये ड्राइंग्स 2000 का चेक यहाँ डेबिट साइड पे आ रहा है, नो। ये 4000 का चेक डेबिट साइड पे आ रहा है, नो, क्योंकि ये चेक इशू किए हुए ना हमने। अब्दुल कादर 11900 का चेक, नो। जुल्फकार का 5300 का चेक, नो। खिजर का 1200 का चेक, नो। इजाज का 2500 का चेक, यस। इजाज का चेक ये देखिएगा, ये असल में एक तो मिस्टेक थी, ये 5200 का चेक था, वो भी करेक्ट करना है। और यहाँ से ये इजाज 5200, ठीक है। असल में ये टैली इसलिए कर रहे हैं कि ये मैं करेक्ट कर दूंगा, जब वो नीचे एडजस्टमेंट से करेक्ट करूंगा तो ये 5200 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5200 हो रहा है, ये भी 5200 हो रहा है। और ये क्या नजर आ रहा है कि ये चेक आपने जून में इशू किया था और जुलाई में जाकर ये क्लियर हो रहा है। इसका मतलब है कि जून में इजाज ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया था, तो ये हमारे लिए जून के लिए अनप्रेजेंटेड चेक है।
उसके बाद फुजाइल 3800 का चेक, नो। 1100 का उबैद रजा का, यस। ये दूसरा चेक आया। ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं अमाउंट, ये दो अमाउंट, ये मेरी अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाएंगे जो, ठीक है जी। अब ये मीनिंग आपने माइंड में रखना है। ये जो अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट की है उसका मकसद समझिएगा। हर वो चेक जो आपने जून में इशू किया है और जुलाई में प्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेरा अनप्रेजेंटेड चेक था जून के लिए, और वो चेक जो जून का में इशू किया जुलाई में नहीं आ रहा, तो उसको हमेशा अज्यूम करते हैं वो जून में क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड के लिए भी चेक करते हैं। ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इससे यहाँ से शुरू करें। क्या ये बैंक में क्रेडिट जुलाई में तो नहीं हो रहा? यानी जून का चेक, अगर हमने एक चेक जून में जमा कराया है और जुलाई में जाकर क्लियर हो रहा है, तो वो जून के लिए अनक्रेडिटेड होगा। तो ये जाहिद 1200 यहाँ चेक कीजिएगा, नो। उसके बाद हसनैन 10,000, नो। फारूक नगर 4200, यस। यानी इट मीन्स कि फारूक नगर का एक चेक हमने जून में डिपॉजिट करवाया था, लेकिन जाकर वो जुलाई में क्लियर हो रहा है, तो जून के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनक्रेडिटेड चेक्स कहलाएगा। इसके बाद हाजी बिलाल 13,000, ये भी मुझे नजर आ रहा है, इसको भी हाईलाइट करो, दिस वन। उसके बाद अली का चेक देखिएगा 3000, सिर्फ अमाउंट नहीं देखनी, नाम भी देखना। देखो ये 3000 की अमाउंट है, ये भी 3000 की है, लेकिन इसके साथ अली है, इसके साथ रजा है, छोड़ दो। उसके बाद मिसिस हबीबा 1800 और ये 1800, मिसिस हबीबा। ये अभी आपके सामने इन दो बैंक स्टेटमेंट से जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो माइंड में रखिएगा। जो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर हाईलाइट हुई हैं चीजें, क्रेडिट साइड पे, वो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। क्यों, कैसे पता लगेगा? क्योंकि अब मैं शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होते हैं वो मेरे पेमेंट चेक्स होते हैं। इसका मतलब ये जो जून में अमाउंट आ रही है ये पेमेंट्स है। और इसी तरह जो रिसीट चेक है वो अनक्रेडिटेड होते हैं, जो 3 चेक आ रहे हैं। तो ये सारे आपके पास डाटा आ गया। अब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो इसमें पहला स्टेप ये होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आपने इन ट्रांजैक्शंस को टिक लगाना है। जून की बैंक स्टेटमेंट और जून की कैश बुक और जुलाई की बैंक स्टेटमेंट में जो चीज मैच कर रही है वो मेरी अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड हो, ठीक है। अब ये करने के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा रिवाइज्ड कैश बुक। क्वेश्चन नंबर, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, जरा केयरफुली करना है आपने। देखो ऑटम 10 का है, काफी पुराना, लेकिन ऑटम 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, असद। अच्छा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा उसी तरह रिवाइज्ड कैश बुक। अब मुझे आप कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस बताइएगा, क्वेश्चन में कहां से लूं? कि कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कहां से लूं? सर 7710। 7710, यस। ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि ये कैश बुक का ये वाला बैलेंस ले लेते हैं, ये गलत है। क्योंकि आप बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हो क्लोजिंग डेट की, और हमेशा क्लोजिंग बैलेंस आपने लेना है दिस वन। ये बैलेंस आ रहा है 7710, ठीक है। ये 7710 से मैं स्टार्ट करूंगा, और ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल है, फेवरेबल है, क्योंकि ऑपोजिट लिखा जाता है ना क्लोजिंग बैलेंस। तो लिहाजा ये डेबिट साइड पे लिखूंगा, ये फेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस BD 7710। अच्छा, अब एडजस्टेबल आइटम तो सारी नीचे दी हुई हैं, क्योंकि ये जो मैंने टिक लगाई हैं ये तो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड है। यहाँ से एक एक अमाउंट लेते जाएं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली, ये जो अली वाला चेक आपने 3000 का बैंक में जमा कराया था on 29th June was dishonored. The check was returned by bank in the month of July.
बैंक हमें वापस कर रहा है चेक जुलाई में, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चेक जो है ये डिसऑनर हो चुका था 29 जून को, लेकिन हमें जुलाई में वापस आ रहा है, हमने जून में इसको रिवर्स कर। तो ये जो 3000 की अमाउंट है ये मैं रिवर्स कर दूंगा। जब रिवर्स करूंगा तो यहाँ डेबिट है, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा अली 3000। अच्छा, number 2, bank charges of 690 which was erroneously charged by bank in June were reversed in July. बैंक चार्जेस बैंक ने गलती से हमें चार्ज कर लिए थे, ये बैंक एरर है, ये बैंक एरर है, ये यहाँ नहीं आएगी। बैंक चार्जेस ऑफ 690 which were erroneously charged by bank in June, बैंक ने ठीक कर दी हैं लेकिन जुलाई में की हैं, जून में तो गलत है ना, जून में तो गलत है। ये तो बैंक एरर है, ये बीआरएस से रिलेट कर रही है, लेकिन हमने यहाँ जब गौर से देखा था पता लगा कि हमने भी ये एरर कर दी है। ये मैंने आपको बताया कि इत्तफाकिया होता है कि दोनों जगह एरर हो जाए, तो ये हमने भी बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए। ये बैंक चार्जेस हमारे नहीं है, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करूंगा तो डेबिट करूंगा 690, लेकिन ये भी ज़हन में रखना है कि मैं इस वक्त जो इस ट्रांजैक्शन को नहीं कर रहा, ये अलग ट्रांजैक्शन है, ये बैंक एरर है। मैं इस यहाँ से देख रहा हूँ कि हमारी कैश बुक में भी एरर हुई है, तो ये क्वेश्चन बड़े केयरफुली करने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखें, a check of rupees 5300 received on June 10 from Mr. Zulfikar. Mr. Zulfikar was recorded on the credit। अच्छा ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे गलती से रिकॉर्ड हो गया, यानी ये जो 5300 का चेक था ये बेसिकली रिसीव किया था आपने 10 जून को और आपने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब मुझे क्या करना है? पेमेंट करेंगे 10,600 सर। गुड, वेरी गुड। अब इसको डबल अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे, पहले क्रेडिट था, अब हम डेबिट करेंगे विद डबल अमाउंट। डबल क्यों कर रहे हैं? एक मरतबा अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो उसका इफेक्ट खत्म होता है, फिर उसको रिकॉर्ड भी करना है। तो ये 5300 मैं 2 मरतबा लिख देता हूँ, चलो मैं इसको रेज करके इकट्ठे लेंगे। 10,600 की अमाउंट आएगी, डबल कर दूंगा अमाउंट 10,600। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, a check issued in favor of Mr. Ijaz amounting to 5,200 had been entered in the cash book as 2,500। ये भी हमने चेक किया था, ये 2,500 का चेक, ठीक है, जो हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है। ये 2,500 का चेक एक्चुअली 5,200 का है, मुझे यहाँ से नजर भी आ रहा है। तो ये 5,200 पे इसको लेकर जाना है, यानी कम रिकॉर्ड हुआ है। पेमेंट साइड वाज अंडरस्टेटेड, तो क्या करूं, कितनी अमाउंट से किस जगह पे लिखूं? सर 2700 क्रेडिट साइड पे। 2700 क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पेमेंट कम लिखी गई, ठीक है जी। और इजाज 2700। अच्छा, इसके बाद भी ट्रांजैक्शंस थी, 2 ट्रांजैक्शन और थी। मार्कअप ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ऑन जून 30, 2010 2500। ये बैंक ने हमसे मार्कअप चार्ज किया। ये जो पहला 690 था ये गलत था, वो तो बैंक चार्जेस थे, ये मार्कअप है, इंटरेस्ट है। बैंक ने 2500 का मार्कअप चार्ज किया और ये कैश बुक में हमें नजर नहीं आया। तो अब मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं मार्कअप मेरी पेमेंट है, तो मार्कअप जो है वो यहाँ लिख देंगे 2500 क्रेडिट साइड। अच्छा, इसको रिकॉर्ड करने के बाद आखिरी देखिएगा, पेटी कैश पेमेंट टू मिस्टर खिजर वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये जो खिजर की पेमेंट आ रही है 1200, ये पेटी कैश की पेमेंट है, ये पेटी कैश से हो रही है, ये पेटी कैश में जानी चाहिए थी, यहाँ तो आनी नहीं है। इसको सिंपली रिवर्स कर दो तो खिजर 1200। अच्छा, अब ये सारी ट्रांजैक्शन खत्म हुई, यस। अब इसके बाद इसको टोटल करते हैं, पहले डेबिट साइड ज्यादा है, इसको टोटल कीजिएगा, क्या आंसर आता है? सर 20,200। 20,000 20,200।
आवाज नहीं समझ आई मुझे। सर 20,200 22 200 20200। सर यस सर yes sir अल्लाह के बंदो, सही तरह तो बोलो ना, खाते पीते नहीं हो, तो इंटरनेट नाश्ता का करके इशू बैठा करो। सर, वो इंटरनेट का इशू है। और खाए पिए तो सेल बनेगी ना 20,200। अच्छा, इसमें से ये सारी अमाउंट लेस कर दो, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा इसमें से ये लेस करके। सर 12,000 यस, ये 12,000 की अमाउंट आ गई, ये बैलेंस आ गया। अच्छा, अब मैं BRS की तरफ मूव करता हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया था ये डिफॉल्टेशन का क्वेश्चन है। जब मैं BRS बनाऊंगा तो ये आंसर 12,000 नहीं आएगा, हमेशा ये कम आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस वो बताइएगा। इसमें 4,500 लेंगे। वेरी गुड, बहुत गौर से देखना है, ये बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि आपने 30 जून का बैलेंस लेना है और ये जुलाई की बैंक स्टेटमेंट है। कैश बुक का हमने यहाँ से उठाया था और ये ओपनिंग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जुलाई की है। जो 1 जुलाई को बैलेंस है ये 30 जून वाला है, और ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो बताओ ये फेवरेबल है, एडवर्स है? एडवर्स है ये। एडवर्स है, ये एडवर्स बैलेंस है। तो यहाँ ये पहला क्वेश्चन आया, जो एडवर्स बैलेंस आया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और एडवर्स बैलेंस है मेरे पास 4,500, और इसको मैं माइनस में शो करूंगा क्योंकि ये एडवर्स बैलेंस है। तो अब वो चीज जो आप पहले माइनस करते थे वो खुद प्लस हो जाएगी। माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब अनप्रेजेंटेड आप माइनस में लिखते थे, वो अब भी मैं माइनस में लिखूंगा, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब इसमें वही दो चीजें रह गई हैं, जो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड। पहले मैं अनप्रेजेंटेड की तरफ आता हूँ, ये दो चेक हैं अनप्रेजेंटेड, तो मैं यहाँ लिखूंगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही ये प्लस माइनस कर देगा। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स में जैसे मैंने बताया था पूरी डिटेल देनी होती है। इसमें दो चेक हैं, पहला चेक है इजाज का। इजाज का चेक है 2,500 का, लेकिन मैं 2,500 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने करेक्शन कर दी हुई है, ये 5,200 है। इसी तरीके से सेकंड है उबैद रजा 1,100, उबैद रजा 1,100। अब चूंकि ये पेमेंट चेक है तो ये माइनस में आएगा 6,300। उसके बाद अनक्रेडिटेड चेक्स। अब अनक्रेडिटेड चेक्स में आई थिंक 3 आ रहे थे। यस, पहला है फारूक का 4,200, फारूक नगर एंड को 4,200। नेक्स्ट अगर आप देखो तो हाजी बिलाल 13,000। और थर्ड चेक है हमारे पास 1,800 का मिसिस हबीबा। इन तीनों को ऐड कर लो, ये बनता है 17, 18, 19,000। और ये चूंकि रसीद चेक है ये प्लस में लिखे हैं। अब मुझे बताओ बैलेंस क्या आएगा। ये बैलेंस मैं यहां लाता हूं, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इसको कैलकुलेट करो, दो अमाउंट माइनस है और एक प्लस की है। सर 8,200 आ रहा है। 8,200, ठीक है। अब ये जो बैलेंस आ रहा है 8,200, ये आप चेक करो तो ये प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं आ रहा। तो ये फेवरेबल बैलेंस है। और फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? कैश बुक का डेबिट, क्रेडिट होता है और सर कैश बुक का डेबिट होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये होने के बाद अब तीसरा उसने मांगा है डिफॉल्टेशन। अब आप बनाओगे डिफॉल्टेशन स्टेटमेंट। ये बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट होती है जिसमें 2 लाइनें होती हैं। देखो, 2 बैलेंस आ रहे हैं हमारे पास,
एक बैलेंस ये है 12,000 का और एक बैलेंस आपने निकाला है 8,200। ये दोनों टैली नहीं कर रहे, जो डिफरेंस है वो अमाउंट ऑफ फ्रॉड होगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, यानी ये बैलेंस मेरी बुक में होना चाहिए 12,000, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जो बैलेंस आ रहा है बैलेंस एज पर बीआरएस, ये भी रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है, लेकिन एज पर बीआरएस 8,200। कितना डिफरेंस आया? आई थिंक 3,800। दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, यही आ रहा है अमाउंट ऑफ फ्रॉड। दिस इज द वे कि आप इसको फ्रॉड को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन यहाँ पूछना हो आपको? सर फाइन। सर ये 7710 क्यों लिया था हमने बैलेंस? आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत हल्की आई। सर ये 7710 बैलेंस क्यों लिया था? 7710, ये देखिएगा कैश बुक का, आप कैश बुक का बैलेंस ये गिवन है 30 जून का। मुझे जो बैलेंस चाहिए वो 30 जून का चाहिए, और ये 30 जून का बैलेंस गिवन है 7710, और ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंस सीडी है। ये जो क्रेडिट साइड पे लिखा है असल में ये डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये फेवरेबल बैलेंस है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा 7710। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? सर वो टेस्ट का पूछना था, कब वापस करेंगे आप? कौन सा जी? सर बैड डेब्ट्स वाला जो था। टेस्ट जो है? सर वो टेस्ट चेक हो गए? हाँ जी, टेस्ट चेक हो गए। सर फिर कब असल तक में आप दे? दोनों बैचेस के मिक्स है ना, तो कुछ रहते हैं, अब ये नहीं पता कि इसमें कितने हैं, या बैच 2 के हैं, कितने बैच 6 के हैं। तो कुछ रह गए, आज हो जाएंगे मुकम्मल, जो रह गए हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। ओके सर। सर उसमें जो एसओसीआई की वैल्यू थी वो आपको पता है? जी, एसओसीआई की वैल्यू काइंडली बता दें उस क्वेश्चन एसओसीआई की। की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। टेस्ट नंबर 3 था आपका। एसओसीआई को जो अमाउंट जा रही है वो 32,900 की, दिस वन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये मैं जैसे ही वो टेस्ट चेक हो जाता है मैं आपको ये इसका सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी देख लेना, ये सारा पता। चलिए जी, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा इंटरनेशनल, इसको अभी आपने नहीं करना, ये एक दफा फिर मैं करवाऊंगा। ये भी इसी स्टाइल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी फ्रॉड का है, इसको भी अभी नहीं आपने करना। अब मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अभी राइटिंग में लिख रहा हूँ, ITA बैच 2 क्वेश्चन नंबर 8। एक और भी दे दूं, क्वेश्चन नंबर 9, 8 और क्वेश्चन 9, ये दो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना मेरे साथ काफी है। कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही। अटेंडेंस के लिए वो पिक्चर लेके ना मैम को भेज दीजिएगा जरा प्लीज। ठीक है सर, मैं भेज दूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।